हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज बायोलॉजी की क्लास जो कि 8वीं और 9वीं दोनों के लिए है, जिसमें आपका एक कॉमन टॉपिक है सेल। और सेल के अंतर्गत कोई एक दो टॉपिक हमें नहीं पढ़ना, बल्कि बहुत ढेर सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और सारे टॉपिक्स को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेल एक ऐसा चैप्टर है जो कि 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं खास करके उन स्टूडेंटों के लिए कि जो पीसीबी का जो है वो स्ट्रीम लेते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कोशिकाओं के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करना। क्योंकि ये जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट होता है। पीछे की दो क्लासेस जो हमारी सेल के रिगार्डेड हुई हैं, उस सेल में हमने पहले सेल को इंट्रोड्यूस किया था। सेकंड जो टॉपिक था वो सेल थ्योरी को लेकर था। अब ये जो तीसरा टॉपिक है उसमें आपको ये जानना है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से सेल होते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे शरीर में कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कई तरह के सेल्स पाए जाते हैं, चाहे वो नर्व सेल्स की बात हो, चाहे ब्लड सेल्स की बात हो। सबके स्ट्रक्चर और सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है सेल टाइप्स की, यानी कि कोशिकाओं के प्रकारों की, उन प्रकारों की नहीं जो कि किसी भी सजीव के शरीर में उपस्थित होती हैं, बल्कि उनके स्वरूपों की कि उनका स्वरूप किस किस प्रकार का हो सकता है। हम सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, यानी कि जब भी हम किसी सजीव की संरचना को पढ़ते हैं तो आज पीछे की क्लासेस को अगर आप रिमाइंड करके देखोगे या उनके क्लासेस को अटेंड करके देखोगे तो वहां पर मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था, जिसमें मैंने पहला टॉपिक बताया था सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही हर एक जीव के शरीर में कोशिकाओं की उपस्थिति उनके ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर होती है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर ही कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। लेकिन ये सारी चीजों को जानने के पहले आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम क्लास को आगे की तरफ प्रोसीड कर सके, आगे बढ़ा सकें और साथ में इनके बारे में जानकारी ले पाए कि कोशिकाएं किस किस प्रकार की होती हैं। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बेस की, तो ऑर्गेनाइजेशन बेस के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, जिनको हम नॉमिनेट करते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक। सेल थ्योरी में प्रोकैरियोटिक सेल को हम प्रिमिटिव सेल के रूप में भी जानते हैं। जिस तरीके से मनुष्य का प्रादुर्भाव, यानी मनुष्य आज अगर होमोसेपियंस के फॉर्म में है तो इवोल्यूशन के थ्रू है, जैव विकास के थ्रू है, ठीक उसी तरीके से कोशिका का यूकैरियोटिक फॉर्म जो होता है वो प्रोकैरियोटिक फॉर्म से डेवलप्ड होकर निर्मित हुआ है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को दोनों ही विधिवत समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, तो इनका जो डायमीटर होता है वो काफी स्मॉलेस्ट होता है। ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी ये पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं, और विकसित नहीं होते हैं तो इनकी संरचनाएं भी अस्पष्ट होती हैं। लेकिन इनको पूरी तरीके से जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये कोशिकाओं के वो स्वरूप होते हैं जिनमें कोशिका झिल्ली जो है वो अनुपस्थित होती है। अगर हम बात केंद्रक की करते हैं तो केंद्रक झिल्ली पूरी तरीके से अनुपस्थित होती है, जिनके कारण इनकी संरचनाएं पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होती। कई बार इनमें न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका अनुपस्थित होता है और ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होते। एक बार अगर पूरी तरीके से यानी कि स्पष्टता के साथ अगर इनको डिफाइन करना होता है तो हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं का वह रूप जिनमें अंगक से लेकर केंद्रक तक की आवरण अनुपस्थित होते हैं, जिनके कारण ये कोशिकाएं अपनी संरचना को अस्पष्टता प्रदान करती हैं, यानी अस्पष्ट दिखाई देती हैं। उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। इनमें न्यूक्लियोलस पूरी तरीके से अनुपस्थित होता है। वहीं पे एक चीजों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनमें जितने भी अंगक पाए जाते हैं ये अंगक आवरण रहित होते हैं, जिस कारण जब भी हम इन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं इनकी संरचना पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होती। जब आप क्लासिफिकेशन वाला यानी डिवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आप ये चीज देखोगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत जो आपका एक किंगडम आता है, जैसे कि किंगडम को 5 भागों में बांटा गया है, तो पहला वाला किंगडम यानी कि मोनेरा जो है ना वो आपके किसके अंतर्गत आएगा,
प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, यानी कि मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया आता है उसमें और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, वो ज्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल ही होते हैं, यूकैरियोटिक नहीं होते। अब बारी आती है यूकैरियोटिक को जानने की। तो जैसा मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, यानी कि तुरंत प्रादुर्भावित होते हैं, जिनका विकास होकर वो यूकैरियोटिक के रूप में रूपांतरित हुए हैं। तो यूकैरियोटिक में जितनी भी अंगक होते हैं, जितने भी जो केंद्रक होती है, उनके ऊपर आवरण होता है, सभी अंगकों के ऊपर आवरण होता है, जिसके आधार पर पृथकता से उनका स्पष्टीकरण किया जा सकता है या उनके अंगकों की पहचान की जा सकती है। इनका आकार अपेक्षाकृत प्रोकैरियोटिक सेल्स के ज्यादा बड़ा होता है, इनसे बड़ा होता है, यानी कि लगभग 100 म्यू तक का होता है, म्यू माइक्रोन मीटर के हिसाब से होता है। वहीं पे बात अगर की जाए तो इनमें न्यूक्लियोलस एक उपस्थित होता है, यानी एक केंद्रिका की उपस्थिति होती है या एक से अधिक भी हो सकती है। ये परिस्थितियां हैं या फिर शारीरिक संरचना यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का स्थिति है। तो इस आधार पर आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का अंतर देख सकते हो, और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब बात आती है सेल के और भी कई प्रकार होते हैं और अलग अलग आधारों पे, जैसा कि ये पहला जो प्रकार मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर बताया। दूसरी बात आती है उनके उपस्थिति यानी प्रेजेंटेशन के आधार पर कि वो कहाँ उपस्थित होते हैं। तो प्रेजेंट होने के प्रेजेंटेशन के आधार पर कोशिकाएं जो होती हैं वो आपके दो प्रकार की होती हैं। पहला हो गया आपका यूनिसेलुलर और दूसरा हो गया मल्टीसेलुलर। कहने का तात्पर्य यह है कि वे समस्त जीव जिनका शारीरिक संरचना सिर्फ एक कोशिका का बना होता है उन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है, और जिनके शरीर की संरचना दो या दो से अधिक कोशिकाओं की होती है उन्हें हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर के अंदर होने वाले सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं, वहीं मल्टीसेलुलर में कॉम्प्लेक्शन पाया जाता है और उनके जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जिसको आप लाइफ प्रोसेस के फॉर्म में देख सकते हो उनमें जटिलता पाई जाती है। ये कॉम्प्लेक्शन के साथ अपनी जो मेटाबॉलिक उपापचयी क्रियाएं हैं उनका संपादन करते हैं। आगे की बारी जो आती है वो ये जानने की आती है कि स्ट्रक्चर के आधार पर भी कोशिकाएं कई भागों में बांटी जाती हैं। Based on their structure. Based on their structure. स्ट्रक्चर के आधार पर भी आपकी कोशिकाएं जो भी होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। अब ये दो प्रकार की कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं, तो स्ट्रक्चर जैसा कि आपको पता है पहला होता है प्लांट सेल और दूसरा होता है एनिमल सेल, और दूसरा होता है एनिमल सेल। अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की तो पादप जगत में जितने भी पादप आते हैं, वृक्ष आते हैं, हर्ब्स आते हैं, या किसी भी रूप में वो पौधे का रूप क्यों ना हो, तो पौधों में उपस्थित होने वाले शेलों को यानी कोशिकाओं को हम पादप कोशिका और जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम जंतु कोशिका का नाम देते हैं। अब इनकी संरचना एक दूसरे से अलग होती है, जैसा कि आपने पार्टिकुलरली पढ़ा है कि ज्यादातर जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाएं की जो संरचना होती है उनके जो आकार होता है वो होता है रेक्टेंगुलर शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की तो एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। और भी कई तरह की संरचनाएं होती हैं जिनकी आकार एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, जैसा कि आपने अपने चैप्टर के बिगनिंग में भी देखा होगा कि ब्लड सेल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। वहीं पे ये स्फेरिकल ही नहीं बल्कि टिंडल लाइक शेप में भी हो सकते हैं, टिंडल शेप में भी हो सकते हैं, स्पाइरल शेप में भी हो सकते हैं।
तो इनकी अलग अलग संरचनाएं पाई जाती हैं एनिमल सेल्स की, लेकिन प्लांट सेल्स मैक्सिमम जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, तो इनकी संरचना एक दूसरे से अलग होती है। वहीं पे बात अगर फंक्शन की आ जाए तो क्रियात्मकता के आधार पर भी कोशिकाएं दो भागों में बांटी जाती हैं, जिनकी चर्चा आपकी किताब में कहीं पे भी नहीं दिया गया। लेकिन बात अगर आपके चैप्टर के एक टॉपिक यानी कि सेल डिवीजन को लेकर आती है तो वहां पर आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारे शरीर में क्या क्रियात्मकता के आधार पर भी कोशिकाओं का वर्गीकरण किया गया है। तो बिल्कुल किया गया है, और वो जो वर्गीकरण है वो है आपका दो अलग अलग रूपों में, यानी कि सोमेटिक सेल और गैमेटिक सेल के। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की जगह पे आप फंक्शंस को देख लीजिएगा। फंक्शन के आधार पर भी ये दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है सोमेटिक सेल, और दूसरा होता है गैमेटिक सेल। सोमेटिक सेल को हिंदी में वर्धिक कोशिका कहा जाता है, और गैमेटिक सेल को जनन कोशिका के नाम से जाना जाता है। किसी भी जीव शरीर में कोशिकाएं जो होती हैं वो दो अलग अलग प्रकारों से क्रियात्मकता को प्रदर्शित करती हैं, यानी कि सोमेटिक सेल्स वे कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर के उन सभी हिस्सों में पाई जाती हैं जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या फिर शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। उनमें पाई जाने वाली कोशिकाओं को वर्धिक कोशिका या फिर इंग्लिश में सोमेटिक सेल के नाम से जाना जाता है। वहीं पे अगर गैमेटिक सेल्स की बात करते हैं तो मेल और फीमेल को इंट्रोड्यूस कराने वाले जो भी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें जो भी संरचनाएं होती हैं और वो संरचनाएं जिन कोशिकाओं से निर्मित होती हैं उन्हें हम गैमेटिक सेल्स का नाम देते हैं। एज अ लाइक मेल में पाए जाने वाले, ह्यूमन मेल्स के अंतर्गत पाए जाने वाला जो सोमेटिक गैमेटिक सेल्स है वो है आपके स्पर्म, और वहीं पे बात अगर हम फीमेल्स की करते हैं तो ओवा। ये दोनों ही अपने आप में अलग ही तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनमें कई तरह के फंक्शंस डिफरेंशिएट किए जाते हैं। खास करके सेल डिवीजन की बात आती है तो सेल डिवीजन में सोमेटिक सेल्स के अंतर्गत जो होता है वो माइटोसिस होता है, और वहीं पे अगर हम गैमेटिक सेल्स की बात करते हैं तो इसमें मियोसिस जैसे डिवीजन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके बारे में चर्चा हम आगे के टॉपिक्स में करेंगे। यहाँ पर ये चीज समझ लेना बहुत जरूरी है कि सोमेटिक सेल्स और गैमेटिक सेल्स क्या होते हैं। इसकी चर्चा कहीं पे भी अभी फिलहाल आपकी किताब में नहीं की है। जब की जाती है तो वहां पर बहुत हल्का सा एक टॉपिक के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वर्धिक कोशिकाओं में संपन्न होने वाली कोशिका विभाजन को माइटोसिस के नाम से जाना जाता है। लेकिन इतना इनफ नहीं है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए। ये थोड़ा सा 1 क्लास जंप करके मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। आशा है आपको ढेर सारी जानकारियां इस क्लास के माध्यम से मिल रही होंगी, और अगर क्लास के माध्यम से जानकारियां मिल रही हैं तो फटाफट इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी जानकारियां आप तक पहुंचती रहे और आप इसका फायदा उठाते रहो। तो इसी के साथ आपकी ये क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती आगे की क्लासेस में हम सेल के आगे के टॉपिक्स को लेकर आपके सामने जरूर रखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए अलविदा, धन्यवाद।